हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का आज की इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को जानकारी है, हम लोग पिछले कुछ दिनों से लगातार जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसको हम बोलते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम कहें तो काफ़ी बड़ा टॉपिक है। और एक चीज़ हम आपको अगर यहाँ बोलें कि अगर हम लोगों ने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से सीख लिया तो आगे की केमिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं उनमें आपको केवल रिएक्शंस याद भर करनी है। उस रिएक्शंस की जो डिटेल्ड केमिस्ट्री है वो आप खुद ब खुद समझने लगोगे। थोड़ा सा हिंट करने की आपको ज़रूरत है, आपका बेस बहुत अच्छा हो जाएगा। जब बेस अच्छा हो जाएगा तो आगे की पूरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो जाएगी। बच्चों, आप सभी को यहाँ मैं बताता चलूँ कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सभी बच्चे बहुत मन से पढ़ें, सभी बच्चे पूरा वीडियो देखा करें और सभी बच्चे घर पर नोट्स भी बनाएं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन भी करें। और जो भी आपके पास बुक्स हैं या लाइब्रेरी से जो भी बुक्स आपके पास अवेलेबल होती हैं उन बुक्स को पढ़ें, क्वेश्चन सॉल्व करें। मैं टॉपिक को पढ़ाने के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए भेज भी दूंगा, तो आप उन क्वेश्चंस को भी ट्राई करें और बच्चों सीखने की कोशिश करें, आप ज़रूर सीख जाएंगे। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने आपको अभी रिसेंटली 1-2 वीडियो से 3 वीडियो से मैं आपको आइसोमेरिज्म डिस्कस कर रहा हूँ। और आइसोमेरिज्म ये टॉपिक तो देखो सभी बड़े हैं, केवल हेडिंग लिख करके 2-2 लाइनें बता करके तो मैं कंप्लीट नहीं कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको प्रॉपर तरीके से बताऊँ जिससे आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो। और इसी क्रम में मैंने आपको आइसोमेरिज्म बताई थी। आइसोमेरिज्म क्या होती है, आइसोमेरिज्म को हमने 2 भागों में बांटा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल को 5 भागों में बांटा, पाँचों को डिस्कस किया। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हमने 2 भागों में बांटा, कॉन्फ़िगरेशनल और कन्फॉर्मेशनल। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म को हमने 2 भागों में बांटा, ज्योमेट्रिकल जिसको मैंने पूरा डिस्कस कर दिया है, ऑप्टिकल इसको भी मैंने पूरा डिस्कस कर दिया है। अब उसी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंतर्गत हम लोगों ने आपको बताया था कि कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं, दैट इज़ वो डेक्स्ट्रो कंपाउंड्स होते हैं। तो कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, उसको हम लीवो रोटेटरी कंपाउंड कहते हैं। अगर हम किसी भी पर्टिकुलरली ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस को नोटिस करें तो वो 2 फॉर्म में पाया जाएगा, डेक्स्ट्रो भी होगा, लीवो भी होगा प्रकृति में। और डेक्स्ट्रो लीवो को अगर हम नोटिस करें तो हम क्या देखते हैं कि दोनों कंपाउंड्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, एनेंशियोमर्स। एनेंशियोमर्स क्या होते हैं, दे आर ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड हैव नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। मैंने आपको मीजो कंपाउंड्स भी बताया था कि जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री हो और उसके बाद वो कंपाउंड इंटरनल कंपनसेशन की वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव हो तो उसको हम मीजो कंपाउंड्स कहते हैं। और अगर 2 स्टीरियो आइसोमर्स हमारे पास हैं जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, ध्यान से समझिएगा, 2 स्टीरियो आइसोमर्स हैं। स्टीरियो आइसोमर्स मीन्स इट मे बी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, इट मे बी ऑप्टिकल आइसोमर्स। अगर 2 स्टीरियो आइसोमर्स हमारे पास हैं जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है तो हम उनको बोलते हैं डायास्टीरियोमर्स। तो बच्चों, डायास्टीरियोमर्स, एनेंशियोमर्स, मीजो कंपाउंड, और जब डी और एल 50-50% अगर हम मिक्स कर दें तो एक ऐसा मिक्सचर मिलेगा जिसमें एक्सटर्नल कंपनसेशन होगा। आधा मिक्सचर का आधा हिस्सा कहेगा कि हमें क्लॉकवाइज घूमना है तो आधा मिक्सचर कहेगा नहीं हम एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। ओवरऑल रिजल्ट ये होगा कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट अनअफेक्टेड सीधी निकल जाएगी। और ऐसे मिक्सचर को हमने कहा था रेसमिक मिक्सचर या रेसमिक मॉडिफिकेशन। ये बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल कंपनसेशन की वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। मीजो कंपाउंड्स भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है बट
उसमें इंटरनल कंपनसेशन होता है, और इन सब के बारे में काफ़ी डिटेल से मैंने डिस्कस कर दिया था। अब किसी भी कंपाउंड को देख करके हम ऐसा तो पता लगा नहीं पाएंगे कि ये कंपाउंड डेक्स्ट्रो है या ये कंपाउंड लीवो है, ये क्लॉकवाइज घुमाता है, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है। तो इसको देख के हम कैसे बताएंगे कि ये एक टाइप का है, ये दूसरे टाइप का है? भाई मान लिया कि एक डेक्स्ट्रो है, एक लीवो है, मगर पता कैसे चलेगा कि ये एक टाइप का है, ये दूसरे टाइप का है? डी और एल तो हम तभी बता पाएंगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे। पोलरीमीटर से जब हम एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन लेंगे तभी डिसाइड कर पाएंगे कि कंपाउंड्स हमारा कैसा है। बट कंपाउंड को अगर हमें देख करके बताना हो कि कंपाउंड ये एक टाइप का है और ये दूसरे टाइप का है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था आरएस कॉन्फ़िगरेशन। और आरएस कॉन्फ़िगरेशन को कैसे लिखा जाता है ये भी मैंने आपको बताया था कि हम कायरल सेंटर को पहले पॉइंट करेंगे, उस कायरल सेंटर से जितने ग्रुप अटैच हैं उन सारे ग्रुप को CIP रूल से प्रायोरिटी देंगे। अगर प्रायोरिटी देने के बाद हम लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को हाइड करेंगे। लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को हाइड करने के बाद हम रोटेट करेंगे 1 2 3 से, रोटेशन बनाएंगे। अगर वो क्लॉकवाइज हो गया तो हम बोलेंगे R, जिसको रेक्टस कहते हैं, और अगर वो रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज गया तो उसको हम बोलते हैं S, जिसको हम सिंस्टर कहते हैं। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि यदि लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजेंटल लाइन पर है तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन अगर R डिसाइड हो रहा होगा तो उसको हम S लिख देंगे, और अगर S डिसाइड हो रहा होगा तो उसको हम R लिख देंगे। ये सारी चीज़ मैंने आपको बताई थी कल, बहुत सारी मैंने प्रैक्टिस कराई थी RS कॉन्फ़िगरेशन की, और उस प्रैक्टिस को मैंने कहा था कि आप ये प्रैक्टिस घर पे कीजिएगा। कई सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैंने आपको कहा था कि इन क्वेश्चंस को कीजिएगा। कल लास्ट में मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, वो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है। ये 4 कंपाउंड बने हुए हैं ABCD, और आपसे पूछा है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन A एंड B, B एंड C, C एंड D, इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है? रिलेशनशिप का मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये कंपाउंड कैसे हैं। क्या ये कंपाउंड आइडेंटिकल है, सेम कंपाउंड है, या ये कंपाउंड एनेंशियोमर्स है, या ये कंपाउंड डायस्टीरियोमर्स हैं? कैसे हैं ये कंपाउंड्स? इनके बीच में आखिर रिलेशन क्या है? तो इनके बीच में रिलेशन क्या है, इसको पता लगाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो कायरल सेंटर हैं उन पर RS कॉन्फ़िगरेशन को निकालते हैं। जब हम RS कॉन्फ़िगरेशन को निकाल लेंगे उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि इनके बीच में आखिर क्या रिलेशन देखने के लिए मिल रहा है। तो आइए बिना देर करे हुए हम कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। बच्चों पहले हम नंबरिंग कर देते हैं। जैसे ये 2 मिनट के लिए एक कंपाउंड है, अगर हमें इसका IUPAC नाम लिखना होगा तो हम नंबरिंग करेंगे ना। तो हमने कह दिया ये हमारा कार्बन नंबर 1 है, ये हमारा कार्बन नंबर 2 है, ये हमारा कार्बन नंबर 3 है, और ये हमारा कार्बन नंबर 4 है। ठीक है। अब ये देखो ये वाला पॉइंट कैसा है, कायरल। ये वाला पॉइंट, ये वाला सेंटर कैसा है, कायरल सेंटर है। अब इस कायरल सेंटर पर अगर हम नंबर दें तो आपको पता है ये ग्रुप को नंबर देंगे 1, ठीक है। ये COOH है, इस ग्रुप को नंबर देंगे 2। प्रायोरिटी की बात कर रहे हैं ना, तो प्रायोरिटी क्या आएगी, 2। अब जैसे ही हम इस वाले कार्बन की बात करेंगे, इस वाले मतलब इस ग्रुप की बात करेंगे, तो इस ग्रुप को जो नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 3। तो आप बताओ 1 2 3, और H को तो नंबर आपको पता है, हम लोग क्या दे देंगे, 4। तो आप बताओ 1 2 3 को रोटेट करो, 1 2 3 किस दिशा में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, S, और S है मगर हॉरिजेंटल लाइन पर लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप लगा हुआ है। तो इसका मतलब पॉइंट नंबर 2 पर या कायरल सेंटर नंबर 2 पर जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो क्या आएगा, R। तो उसको अपन लोग क्या कहेंगे, 2R। 2 नंबर कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन क्या आया हमारा, R। अब अगर हम बात करें किसकी, हम बात करते हैं किसकी, अब एक तीसरे ग्रुप की बात कर लेते हैं। या देखो यहां पर अगर हम इस सेंटर की बात करें
तो इस सेंटर पर देखो ये वाला जो ग्रुप है इसको अपन लोग बोलेंगे 1, इस COOH को बोलेंगे 2, और इस वाले जो ये वाला जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है, अब देखो इस वाले कार्बन से यही तो अटैच है ना, इसको नंबर मिलेगा 3 और हाइड्रोजन को नंबर देंगे 4। अब 1 2 3 को लेकर के रोटेशन बनाओ तो बोलोगे 1 2 3। आप बताओ ये कहाँ जा रहा है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया? R। मगर लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप H कहाँ पर है? हॉरिजेंटल लाइन पर है, तो ये R की जगह क्या इंडिकेट हो जाएगा? S। तो 2 नंबर पर R है और 3 नंबर पर क्या है? S। तो आप बच्चों एक चीज बताओ, ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में जो 2 कायरल सेंटर है, एक कायरल सेंटर ये है और दूसरा कायरल सेंटर ये है, इन दोनों कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें तो क्या आएगा? 2R आएगा और 3S आएगा। कहना सर हाँ ये तो समझ में आ गया, ठीक है। अब आप कॉन्फ़िगरेशन निकालो B का। अब बच्चों देखो B का कॉन्फ़िगरेशन निकालने से पहले थोड़ा सा दिमाग लगाओ। दिमाग कैसे लगाना है? पहले तो आप नंबर दे दो, 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4, नंबर दे दिया, ठीक है। अब आप सोचो कि ये जो स्ट्रक्चर है, देखो COOH ये है, ये है, यहां क्या लिखा था? H, और इस वाले में देखें तो यहां लिखा था OH। मतलब अगर हम OH और H को पलट दें, OH और H को पलट दें तो ये बन जाएगा। तो आप बताओ इस 2 पॉइंट पर हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या आया था? R। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? S, क्योंकि पलट गया। और नीचे वाले में भी देखो, यहां भी देखो OH पलट गया, H इधर आ गया, बाकी सेम है। तो यहां कॉन्फ़िगरेशन हमारा S था, तो अब ये क्या हो गया? R। तो निकालना चाहो तो आप निकाल भी सकते हो, पूरा पूरा निकाल देना। अदरवाइज निकालने के बाद जो हमारा रिजल्ट आया वो क्या आया? 2S एंड 3R। ये कॉन्फ़िगरेशन आया 2S और 3R। अब अगर हम इस वाले को देखें, इस वाले में फिर से देखो, ये नंबरिंग हो गई 1 2 3 4। अब नंबरिंग करने के बाद थोड़ा सा देखो, COOH सेम है, H सेम है, OH सेम है, मतलब इसका S आया था तो इसका फिर से क्या लिख दिया? S। यहां देखो OH और H पलट गया तो ये R था, तो ये क्या हो गया? S। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आया? 2S 3S, यही आया। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालो, पहले नंबरिंग दे दो, 1 2 3 4। यहां देखो COOH, यहां OH और H पलट गया तो यहां S था, तो क्या हो गया? R। और यहां OH H पलट गया तो यहां S था, तो ये क्या हो गया? R। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आया? 2R और 3R। आप सभी बच्चों ने जो कायरल सेंटर हैं उनके कॉन्फ़िगरेशंस निकाल लिए। बड़े रिलैक्स मोड में निकालना, क्योंकि गलती अगर हो जाएगी निकालने में तो आपके सब उत्तर उल्टे पुल्टे हो जाएंगे। अब देखो हम लोगों को कैसे डिसाइड करना है कि A और B के बीच में रिलेशन क्या है, B और C के बीच में रिलेशन क्या है। ध्यान से समझना। देखो बच्चों, यहां 2 पर क्या था? R। फिर क्या हो गया? 2S। 3 पर क्या था? S। तो 3 पर क्या हो गया? 3R। तो एक नजर से हमको लगता ऐसा है कि कॉन्फ़िगरेशन तो पलट गया। 2 पर R था तो S हो गया, S था तो R हो गया। तो इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन पलट रहा है, इसका मतलब इसको क्या होना चाहिए? एनेंशियोमर्स होना चाहिए। मगर एक्चुअली ये एनेंशियोमर्स नहीं है। कहोगे सर क्यों नहीं है एनेंशियोमर्स? R का S हो गया, S का R हो गया, तो एनेंशियोमर्स तो होना चाहिए। मगर एनेंशियोमर्स इसलिए नहीं है क्योंकि इनके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये भी सोचना पड़ेगा, इनके पास क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखो OH की इमेज OH, H की इमेज H, COOH की इमेज COOH। तो ये देखो, ये मिरर इमेज की विशेषता है ना, कि इस कंपाउंड्स को अगर मिरर इमेज कह रहा हूं, प्लेन ऑफ सिमेट्री की विशेषता है ना,
इस कंपाउंड को अगर हम बीच से रख के एक प्लेन से उड़ा दें तो दो बराबर हिस्से आपको मिल जाएंगे, ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा कैसा होगा, एक जैसा होगा। तो हम कहेंगे कि इस कंपाउंड के पास क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और प्लेन ऑफ सिमेट्री वाले कंपाउंड कैसे होते हैं, मीजो होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ये मीजो कंपाउंड है, ये भी मीजो कंपाउंड है। इन दोनों में देखो तो ये मीजो कंपाउंड की मिरर इमेज है। मीजो कंपाउंड की मिरर इमेज का मतलब कुछ नहीं, मीजो कंपाउंड की मिरर इमेज एनेंशियोमर्स थोड़ी ना होते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो कंपाउंड है ए और बी, ये एनेंशियोमर्स नहीं है, ये कैसे कंपाउंड है, आइडेंटिकल कंपाउंड्स हैं। ये कैसे कंपाउंड है, आइडेंटिकल। तो अगर हम आपसे पूछें ए और बी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो आप बोलोगे दे आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब सेम कंपाउंड है, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो। कह रहे हैं सर समझ में नहीं आ रहा सेम कंपाउंड कैसे हैं। आप 2 मिनट के लिए सोचो, अगर हम नंबरिंग ऊपर से करें तो 2 पर क्या है, 2 पर क्या है आर, और 3 पर क्या है एस। जरूरी थोड़ा है ऊपर से नंबरिंग करो, आप नीचे से भी तो नंबरिंग कर सकते हो। क्यों, देखो ये ग्रुप तो सेम है ना। तो अगर आप नंबरिंग यहां से करोगे तो 2 पर क्या हो जाएगा, 2 पर क्या हो जाएगा एस, और 3 पर क्या हो जाएगा आर। तो देखो 2 पर एस और 3 पर आर, सेम ही तो स्ट्रक्चर हो गए। तो ये कंपाउंड्स कैसे कंपाउंड्स हैं, आइडेंटिकल कंपाउंड्स हैं। अगर किसी बच्चे को थोड़ा बहुत डाउट रह गया है तो रिलैक्स रहो, मैंने एक क्वेश्चन और लिया है, उस क्वेश्चन में इस डाउट को दूर करने की कोशिश करिए। बट फिलहाल ये कंपाउंड प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से आइडेंटिकल की कैटेगरी में चला गया। अगर मान लो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती और फिर एस का आर और आर का एस हो रहा होता तो हम इसको एनेंशियोमर्स कहते। बट अभी फिलहाल तो ये आइडेंटिकल है। अब बताओ बी और सी के बीच में क्या रिलेशन है, तो आप कहोगे बी में देखो 2s, कहोगे 2s मतलब पहले कार्बन नंबर 2 पर कॉन्फ़िगरेशन नहीं बदला मगर 3 का कॉन्फ़िगरेशन बदल गया, R था तो क्या हो गया S। तो जब एक कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन ना बदले दूसरे कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन बदल जाए तो इनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो कह रहा होता है डायास्टीरियोमर्स। तो जो बी और सी है ये क्या है, डायास्टीरियोमर्स हैं। क्या हैं ये, डायास्टीरियोमर। बी और सी क्या है, डायास्टीरियोमर्स हैं। अब आप बात करें सी और डी की, देखो सी पर 2s था जो कि 2r हो गया, 3s था जो कि 3r हो गया। तो देखो s बदल के r हो गया, s बदल के r हो गया, तो कॉन्फ़िगरेशन पलट गया। और आप देखो इसमें कहीं सिमेट्री भी नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। तो ये जो C और D हैं दे आर एनेंशियोमर्स। एनेंशियोमर्स का मतलब है, देख लो ये मिरर इमेज हैं और इनकी मिरर इमेज के कैसी है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है। ये मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। और पता करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि कायरल सेंटर पर R का S हो जाए, S का R हो जाए और किसी भी टाइप की सिमेट्री ना रहे। और इन दोनों कंपाउंड्स को अगर देखें तो अगर ये मिरर इमेज टाइप की कंपाउंड्स दिखाई दें तो फिर हम बोलेंगे कि दीज आर एनेंशियोमर्स ऑफ ईच अदर। तो जो C और D हैं ये क्या हैं, ये एनेंशियोमर्स हैं। ये क्या है, एनेंशियोमर्स हैं। ये क्या है, एनेंशियोमर्स हैं। तो बच्चों हमें लगता है कि ये कंपाउंड आपको समझ आ गया होगा कि आइडेंटिकल कौन कौन से हैं, डायास्टीरियोमर्स कौन कौन से हैं और एनेंशियोमर्स कौन कौन से हैं। तो बच्चों ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप करिए। मैंने शायद कल के वीडियो में एक छोटा सा पॉइंट थ्रो में गलत बोल दिया था, मैंने ए और बी को शायद डायास्टीरियोमर बोल दिया था, जहाँ तक मैं उस वीडियो को देख रहा था दोबारा से, तो उसको गलती को सुधार लीजिएगा। ए और बी आइडेंटिकल है, बी और सी डायास्टीरियोमर्स हैं और सी और डी क्या है, एनेंशियोमर्स हैं। अगर कोई पूछे कि ए और सी में क्या रिलेशन है, अगर हम आपसे पूछ लें कि बताओ बच्चों ए और सी में क्या रिलेशन है, किसमें, ए और सी में, ए एंड सी में क्या रिलेशन है, तो आप कहोगे देखो ए पर 2r था 2s हो गया, 3s था मगर 3s है। तो एक कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन बदल गया दूसरे पे नहीं बदला है, तो इसका मतलब ए और सी भी क्या है,
डाया स्टीरियोमर्स हैं, डाया स्टीरियोमर्स हैं। तो बच्चों इस तरह से हम गिवन कंपाउंड्स में रिलेशनशिप बता सकते हैं कि ये कंपाउंड्स क्या आइडेंटिकल हैं, या ये कंपाउंड्स डायस्टीरियोमर्स हैं, या ये कंपाउंड इनएंशियोमर्स हैं। तो हमें लगता है ये समझ में आ गया होगा। बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, इस क्वेश्चन को करके देखिएगा। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन और लिया है, आपके डाउट्स दिमाग में ना रह जाएं इसलिए मैंने एक क्वेश्चन और लिया है। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ भी COOS था, यहाँ भी COOS था, तो नंबरिंग को लेकर के थोड़ा सा इशू था। कुछ बच्चे कह रहे थे ऊपर से कर दो, कुछ कह रहे थे नीचे से कर दो। मगर अब मैंने दो डिफरेंट ग्रुप ले लिए, एक CHO ले लिया, एक COOH ले लिया। आपको पता है सीनियर ग्रुप कौन सा होता है, COOH। तो अगर हम नंबरिंग की बात करेंगे तो इसको बोलेंगे नंबर 1, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3 और इसको नंबर। अब हमें ये पता है ये कायरल सेंटर है, ये दूसरा कायरल सेंटर है। अगर हम नंबरिंग की बात करेंगे तो COOH OH ये ग्रुप है ना। तो आप बताओ पहले नंबर पर कौन सा ग्रुप रहेगा, OH, ये O से शुरुआत है, O का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है। दूसरे नंबर पर कौन सा ग्रुप रहेगा, दूसरे नंबर पर कौन सा ग्रुप रहेगा, दूसरे नंबर पर हमारा कौन सा ग्रुप रहेगा। देखो पहले नंबर पर OH है, प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, OH की। दूसरे नंबर पर किसका नाम रहेगा, इस वाले ग्रुप का, इसका नंबर क्या होगा 2। नंबर को मैंने ग्रीन से पेन से लिखा है। और तीसरे नंबर पर कौन सा ग्रुप रहेगा, सॉरी दूसरे नंबर पर मैंने गलत नंबर दे दिया। ये ग्रुप को मिल गया नंबर 1। क्यों मिल गया, क्योंकि इसमें शुरुआत किससे हो रही है, O से, O का एटॉमिक नंबर ज्यादा है। यहां शुरुआत किससे हो रही है, कार्बन से। यहां भी शुरुआत किससे हो रही है, कार्बन से। मगर यहां कार्बन से एक O अटैच है, यहां डबल बॉन्ड है, तो यहां 2 O से अटैच है ये। तो इसको बोलेंगे नंबर 2 और इसको बोलेंगे नंबर 3। अब H को बोलेंगे नंबर 4 जो कि हॉरिजेंटल लाइन पर है। तो आप अगर रोटेट करोगे तो 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा। डायरेक्शन कौन सी हो गई, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब R होता है, मगर चूंकि लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजेंटल लाइन पर है इसलिए कार्बन नंबर 2 पर जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो कैसा आएगा, 2s आएगा। आना चाहिए R मगर हॉरिजेंटल लाइन पर H है इसलिए उसको हम बोलेंगे 2s। अब हम बोलें कि इस वाले कार्बन को नंबरिंग दे करके बताओ, तो इस वाले कार्बन को नंबर देने की बात करते हैं, चलो कर लेते हैं वही सेम प्रोसेस। ये हमारा OH है, ये कार्बन नंबर 1 की कैटेगरी में आएगा। उसके बाद ये ग्रुप हमारा नंबर 2 पर जाएगा, CHO। और ये जो बचा हुआ ग्रुप है ये नंबर 3 कहलाएगा और H को हम 4 बोलेंगे। अब 1 2 3 को लेकर के नंबरिंग करो, 1 2 3, ध्यान रखो 1 2 3 किस दिशा में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ, S, मगर H लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, हॉरिजेंटल लाइन पर है, तो S की जगह क्या आएगा, R। तो हमारा हो जाएगा 3R। तो बच्चों कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छे से इत्मीनान से रिलैक्स होकर के कर लेना, 2s और 3R ये कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। अब दूसरे तीसरे चौथे कंपाउंड में कुछ नहीं करना है, बस यही देखना है कि क्या पलट गया क्या नहीं पलट गया। देखो CHO है, OH को यहाँ राइट में था, आपके कहाँ हो गया लेफ्ट में, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन पलट गया। इसका कॉन्फ़िगरेशन पहले क्या निकला था R, तो अब हो गया S। और यहाँ देखो OH राइट में ही था, राइट में ही है, तो ये क्या है S, तो ये S ही है। तो मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, 2s है और 3s है। ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है और ये कार्बन नंबर 4 है। 2 नंबर पर S है और 3 नंबर पर S है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या लिख दिया हमने, 2s और 3s। अब आ जाओ अगले वाले पर, यहाँ देखो 1 2 3 4। देखो 2 नंबर पर OH को हमने पलट दिया, तो यहाँ S की जगह क्या हो गया, R। और 3 पर भी पलट दिया, OH लेफ्ट में था, राइट में कर दिया, तो ये भी क्या हो गया, R। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2R 3R। और इधर पर देखो नंबरिंग 1 2 3 4, OH राइट में था, लेफ्ट में कर दिया, तो ये हो गया S।
यहाँ OH लेफ्ट में था, अभी भी लेफ्ट में है, तो ये क्या हो गया R, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 2R3S। तो बच्चों मैंने सारे कायरल सेंटर के कॉन्फ़िगरेशन लिख लिए RS RS RS। अब बच्चों ध्यान से देखो, अब आपको रिलेशन बताना है A और B में। आप बताओ A और B में क्या हो रहा है, तो कहोगे S था 2 पर S है, 3 नंबर पर R था S हो गया। एक कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन सेम है और दूसरे कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन बदल गया, एक का सेम है दूसरे का बदल गया, तो आपको पता है इसको हम क्या बोलते हैं, डाया स्टीरियोमर्स। डाया स्टीरियोमर्स, ठीक है। तो ए और बी के बीच में रिलेशन आ गया। अब हम पूछ रहे हैं बताओ ए और सी में क्या रिलेशन है, तो चेक करो, ये 2s था 2r हो गया, 3r था 3r है। देखो एक का कॉन्फ़िगरेशन पलट गया, दूसरे का सेम है, तो ये भी क्या है, ये भी है डाया स्टीरियोमर्स। इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, ये दोनों भी क्या है, डाया स्टीरियोमर्स हैं। अब देखो कुछ और भी पूछा है, कुछ और भी पूछा है। देखो बी और सी में क्या रिलेशन है, ये बी है और ये सी है, एस का आर हो गया, एस का आर हो गया, दोनों के कॉन्फ़िगरेशन पलट गए, तो बी और सी क्या हो गए, इनएंशियोमर्स। बी और सी क्या हो गए, इनएंशियोमर्स। बी और सी क्या हो गए, इनएंशियोमर्स। बी और डी के बारे में बात करें, देखो बी में 2s था 2r हो गया, 3s था 3s है, एक का कॉन्फ़िगरेशन पलट गया दूसरे का सेम है, तो बी और डी के बीच में रिलेशन क्या है, बी और डी क्या है, ये है डाया स्टीरियोमर्स। क्या है, डाया स्टीरियोमर्स। ए और डी की बात कर लेते हैं, ए पर 2s था 2r हो गया, 3r था 3s हो गया, कॉन्फ़िगरेशन पलट गया, दोनों का बदल गया, तो आप बताओ ए और डी क्या है, ए और डी क्या है, ए और डी है इनएंशियोमर्स। अब आपसे बात करें सी और डी क्या है, सी और डी चेक कर लो, 2r 3r 3s, एक का बदल रहा है एक का सेम है, तो ये आपके क्या हो गए, ये हो गए डाया स्टीरियोमर्स। क्या हो गए, ये रिलेशनशिप है ए बी, ए सी, बी सी, बी डी, ए डी और सी डी के बीच में, ठीक है। तो हमें लगता है बच्चों कैसे रिलेशनशिप निकाले जाते हैं गिवन स्ट्रक्चर्स को देख करके, ये आपको समझ में पता चल गया होगा। देखो बच्चों ये कॉन्फ़िगरेशन हमने तभी निकाल पाए हैं जब चारों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम थे, सबके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम लेते, मतलब जो CHO था सब पे CHO था, CH3SS था तो सब पे CSS था, मतलब जो ग्रुप एक कंपाउंड में थे, एक स्ट्रक्चर में थे, वही ग्रुप सभी में थे। अगर ग्रुप में हम स्ट्रक्चर्स बदल दें तो उनमें फिर कोई रिलेशन नहीं रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन किया जाता है। एक क्वेश्चन और है, इसको और देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, इसको भी देखो सेम क्वेश्चन है, आपको बता लगाना है कि क्या रिलेशन है ए बी बी सी इन सब के बीच में। तो पहले हम नंबर दे देते हैं जिससे आपको आर एस को समझाने में आसानी रहे। ये देखो CWS से शुरुआत है, ये भी CWS से शुरुआत है, मगर अगला कार्बन पर Br लगा है, अगले कार्बन पर Cl लगा है, तो Br का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, तो हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे, इसको बोलेंगे 1, इसको बोलेंगे 2, इसको बोलेंगे 3 और इसको बोलेंगे 4। चलो नंबरिंग दे दी हम। ये कायरल सेंटर है, अब इस कायरल सेंटर पर अगर हमें प्रायोरिटी देनी है तो Br की जो प्रायोरिटी है वो नंबर 1 है। अब बताओ यहाँ पर कार्बन है और उससे O लगा हुआ है, यहाँ पर कार्बन है और उससे Cl लगा हुआ है, Cl का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, तो इसकी प्रायोरिटी नंबर 1 है। इसकी प्रायोरिटी नंबर, इस वाले कार्बन की जो प्रायोरिटी होगी वो क्या हो जाएगी 2,
क्या हो जाएगी 2, COOH की प्रायोरिटी हो जाएगी 3 और H की प्रायोरिटी हो जाएगी 4। अगर हम रोटेशन बनाएं तो 1 के बाद 2 के बाद 3 इस तरह से जाएगा, क्लॉकवाइज जाएगा तो होना तो चाहिए R, मगर चूंकि लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजेंटल लाइन पर है तो इसका हो जाएगा S। मतलब 2 नंबर कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन क्या आया S, 2 पर क्या आया S। अब 3 नंबर पर कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं। 3 नंबर पर कॉन्फ़िगरेशन कैसे चेक करेंगे, उसके लिए तरीका, Cl को पहले नंबर 1 देंगे प्रायोरिटी, फिर दूसरे नंबर पर किसको प्रायोरिटी मिलेगी, इस वाले कार्बन को, ये वाले कार्बन को। इस वाले कार्बन को देखो यहाँ Br अटैच है ना, यहाँ ऑक्सीजन, फिर इसके बाद इसको मिलेगा 3 और इसको मिलेगा 4। नंबरिंग दे दो, 1 के बाद 2 के बाद 3 इस तरह से आएगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होगा, S और S होगा, मगर लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजेंटल लाइन पे है तो ये हो जाएगा R। तो 3 नंबर पर आपका क्या हो गया R। तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपने निकाल लिया, 2S और 3R। अब बाकी को निकालना बड़ा आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि अब आपको केवल देखना है क्या पलट गया। देखो Br राइट में था, अब लेफ्ट में आ गया, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अगर S था तो क्या हो जाएगा R। ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा था, S था, तो अब क्या हो गया R। और यहाँ देखो Cl राइट में था, अभी भी राइट में है, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो था R, तो अब भी क्या रहेगा R, अब भी क्या रहेगा R रहेगा। तो हमारा नंबरिंग क्या हो जाएगा 1 2 3 4, 2R और 3R ये रहेगा। अगले वाले में देखो, अगले वाले में देखो Br की पोजीशन फिर बदल दी, तो अब ये क्या हो गया S, 1 2 3 4, और यहाँ देखो Cl की पोजीशन भी पलट दी, तो ये हो गया S। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 2S 3S। आगे में बात करें तो इट इज़ 1 2 3 4, यहाँ देखो Br की पोजीशन पलट दी, तो ये हो गया R। यहाँ Cl की पोजीशन ज्यों की त्यों है तो है S, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आया 2R 3S। सारे कायरल सेंटर्स के हमने RS कॉन्फ़िगरेशन असाइन कर दिए। अब बस चेक करना रह गया, A और B को चेक करो। S था R हो गया, R था R है, एक कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन बदल रहा है, दूसरे का सेम है, तो A और B क्या हो गए, A और B हो गए डाया स्टीरियोमर्स। A और C को देखो, 2S था 2S है, 3R था 3S हो गया, एक कार्बन का बदल गया, एक का स्थिर है, तो A और C भी क्या हो गए डाया स्टीरियोमर्स। अगर हम A और D की बात करें तो S था R हो गया, R था S हो गया, दोनों का पलट गया, तो A और D क्या है, A और D क्या है एनेंशियोमर्स। चेक कर लेना आप, मिरर इमेज होंगे दोनों एक दूसरे की, ठीक है। A और D क्या होंगे, मिरर इमेज होंगे और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होंगे। B और C की बात करें तो R था S हो गया, R था S हो गया, दोनों के कॉन्फ़िगरेशन पलट गए, तो B और C भी क्या है एनेंशियोमर्स हैं। और C और D की बात करें तो C और D में देखो 2S था 2R हो गया, 3S है 3S है, एक का कॉन्फ़िगरेशन बदला है, दूसरे का नहीं बदला है, तो जो C और D होंगे वो क्या होंगे डाया स्टीरियोमर्स। तो बच्चों मैंने आपको एज मच एज पॉसिबल जितने अच्छे क्वेश्चंस को डिमॉन्स्ट्रेट करके आपको समझाना चाहिए मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है।
और पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ भी गया होगा। आप सभी बच्चों के लिए मैं बता दूं कि इस तरह से आपकी ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल पूरी तरह से आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो गई है। अब हम लोगों को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में 3 केसेस और पढ़ने हैं, छोटे छोटे केसेस हैं, ज़्यादा नहीं है। एक नाम सुना होगा आपने एलीन्स, दूसरा नाम सुना होगा स्पाइरो और तीसरा नाम सुना होगा बाइफेनिल्स। इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटीज़ या कहें तो इनकी स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी आपके कोर्स में है, जेई में पूछी जाती है। कभी कभी नीट में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बहुत छोटे छोटे 2 4 5 रूल हैं, इनको आप सीख लो और आप कैसा भी क्वेश्चन आप करके आओगे, कैसा भी क्वेश्चन आप कर लोगे। तो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहीं पे बता देता हूं, हमारे पास कैटेगरी का नाम है एलीन्स। बच्चों एलीन्स में बहुत छोटे छोटे दो तीन रूल बता रहा हूं। सबसे पहले जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगातार आ जाए, डबल 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 डबल, जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगातार आ जाए तब हम उसको क्या बोलते हैं, एलीन्स। जैसे ये हमारे पास एक एलीन्स है, सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ लगा दो ए, यहाँ लगा दो बी, यहाँ लगा दो ए, यहाँ लगा दो बी। ये क्या है, एक एलीन है। अब ए और बी की जगह कोई भी ग्रुप लगा सकते हो आप, OH लगा दो, H लगा दो, Cl लगा दो, CH3 लगा दो। ए और बी की जगह कोई भी ग्रुप लगा हो सकता है। बस आपको केवल इतना देखना है कि डबल बॉन्ड के जस्ट बाद डबल बॉन्ड अगर आ गया तो इसको हम बोलते हैं एलीन्स। अब बच्चों सबसे पहले हम आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दें कि जो एलीन्स हैं इनको हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं। कैटेगरी नंबर 1, जब डबल बॉन्ड्स की जो संख्या है वो इवन नंबर में है। इवन नंबर का मतलब जानते हो, 2 डबल बॉन्ड, 4 डबल बॉन्ड, 6 डबल बॉन्ड, 8 डबल बॉन्ड। तो एक होती है एलीन्स जिसमें इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, ये कैटेगरी हो गई एक। और दूसरी कैटेगरी है एलीन्स की जिसमें डबल बॉन्ड्स की संख्या इवन ना होकर के क्या होती है, ऑड। ऑड का मतलब 3 डबल बॉन्ड, 5 डबल बॉन्ड, 7 डबल बॉन्ड। इस तरह से हमारे जो एलीन्स हैं उनको हमें सबसे पहले क्या देखना है कि डबल बॉन्ड कितने हैं, पहले यही देखना है। पहले तो ये देखना है कि वो एलीन है या नहीं है। एलीन देखने का तरीका क्या है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड लगातार अगर आपको डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड्स दिख रहे हैं लगातार, तो हम बोलेंगे कि ये एलीन्स है। अब एलीन्स के बाद हम लोगों को क्या देखना है कि एलीन्स में इवन नंबर ऑफ कार्बन है या ऑड नंबर ऑफ कार्बन है। अगर इवन नंबर ऑफ कार्बन है, अगर इवन नंबर ऑफ कार्बन है तो हम क्या देखेंगे कि जो टर्मिनल है, देखो पहले इवन नंबर ऑफ कार्बन से बेनिफिट और लॉस क्या है पहले उसको सोचो। देखो ऐसा लगता है कि ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, बट एक्चुअली ये प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों प्लेनर नहीं है, क्योंकि यहां जो डबल बॉन्ड बनता है ये 2 डिफरेंट प्लेन में बनता है। एक प्लेन अगर वर्टिकल है तो अगला प्लेन हॉरिजेंटल होगा, ऐसे ऐसे सोचो। अगर हमारा एक प्लेन ये है तो अगला प्लेन ये होगा। समझ में आ रहा है, कहना सर समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, समझ में नहीं आ रहा तो देखो समझने की कोशिश करना। ये हमारे पास कार्बन है, इसके पास इस तरह के p ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास फिर कार्बन है, ये हमारे पास फिर कार्बन है, और ये हमारे पास कार्बन हो गए, ठीक है। अब देखो बच्चों ध्यान से समझना, हमारे पास ये कार्बन कार्बन से लगे हुए ऑर्बिटल्स हैं। मैं पाई बॉन्ड बनाने की स्ट्रेटजी को बता रहा हूं, और सिग्मा बॉन्ड तो ऑलरेडी इनके पास बना हुआ है। पाई बॉन्ड आपको पता है लेटरल ओवरलैपिंग से बनता है, पार्श्वीय अतिव्यापन से हमारा कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। तो बच्चों यहां देखो, यहां इस वाले के पास एक और p ऑर्बिटल्स है, ध्यान से समझना। अगर हमारा
लेटरल या साइड वाइज ओवरलैपिंग इस तरह से हुआ, तो ये जो हमारा पाई बॉन्ड बनेगा, ये मान लिया ये प्लेन कौन सा है, एक्स वाई प्लेन, तो जो हमारा ये पाई बॉन्ड बनेगा ये कहां बनेगा, एक्स वाई प्लेन पर बनेगा। और जो दूसरे डबल बॉन्ड है वहां भी पाई बॉन्ड बनेगा, मगर वहां पर जो प्लेन है वो कौन सा होगा, वाई जेड प्लेन होगा। ध्यान से समझना है, यहां पर ऑर्बिटल्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है इस तरह से, समझ लो कि खड़ा प्लेन, और यहां पर प्लेन कैसा है, क्षैतिज। यहां जो प्लेन बन रहा है, तो यहां पर जो हमारा प्लेन है वो कैसा है, क्षैतिज है। ये हमारा कैसा प्लेन है, क्षैतिज प्लेन। यहां पे एक एक्स वाई है और एक वाई जेड है। तो बच्चों ध्यान से समझना है, जो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है वो किस तरह से बना हुआ है, एक क्षैतिज है एक वर्टिकल है, एक क्षैतिज है एक वर्टिकल है। अब जो ग्रुप लगे होते हैं, इट मे बी हाइड्रोजन, इट मे बी CH3, जो ग्रुप लगे होते हैं वो जो हमारा प्लेन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारे ये ग्रुप रहते हैं। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ग्रुप रहते हैं। तो आप बच्चों ध्यान से सीखो कि अगर हमारे पास जो एलीन है, ठीक है, ध्यान से समझना, मैं लिख दे रहा हूं केस 1, मैं बड़े आराम से केस वाइज लिख रहा हूं। केस 1, पहला केस क्या है, एलीन्स हैव even number of double bond, even number of double bond। ठीक है, अब even number of double bond में दो केस रहेंगे, ए और बी। अब ए और बी केस क्या रहेगा, ये जो किनारे के एटम है, कार्बन है, ये वाला कार्बन है और ये वाला कार्बन है। अगर इस कार्बन से एक ग्रुप ए है और दूसरा ग्रुप क्या है, बी है, बोथ ग्रुप आर डिफरेंट, ए और ए नहीं होना चाहिए, बी और बी नहीं होना चाहिए, एक ए है और एक बी है। अगर दो ग्रुप डिफरेंट हैं तब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जाएगी, दोनों में होना चाहिए। यहां पर भी ग्रुप अलग होना चाहिए, ये और ये ग्रुप, अब ये सेम हो जाए डजेंट मैटर, इस ग्रुप की वैल्यू और इस ग्रुप की वैल्यू अलग अलग होनी चाहिए। इसी तरह से इस ग्रुप की वैल्यू और इस ग्रुप की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। तो केस नंबर 1 में नंबर 1 पहले क्या चेक करेंगे, एलीन्स हैव इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक है, अब इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड का मतलब दो डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। और इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड के बाद दो केस हैं, इफ टर्मिनल कार्बन हैव डिफरेंट ग्रुप्स। डिफरेंट ग्रुप का मतलब ये ए है तो ये बी है, ये सी है तो ये डी है। मीनिंग समझ में आ रहा है, डिफरेंट ग्रुप्स। देन सच टाइप ऑफ एलीन, such type of allene will be optically active। ये एलीन कैसी होगी, ऑप्टिकली एक्टिव होगी। बच्चों बहुत ध्यान से सीखना, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड अगर होंगे और टर्मिनल कार्बन से लगे हुए दोनों ग्रुप अगर डिफरेंट होंगे तभी वो एलीन क्या होगी, ऑप्टिकली
एक्टिव होगी। ठीक है, क्यों होगी? क्योंकि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पाया जाएगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पाया जाएगा का मतलब है कि अगर हम इस प्लेन के अकॉर्डिंग इसको कट करें तो ए ऊपर और बी नीचे, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर हम क्षैतिज प्लेन के अनुसार इसको बांटे तो ए अंदर की तरफ और बी बाहर की तरफ रहेगा। कहने का मतलब ए और बी में ओवरलैपिंग मतलब सिमिलरिटी देखने के लिए नहीं मिलेगी, मींस इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जाएगी। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री को जांचने में, चेक करने में आपको समस्या क्रिएट हो रही है तो बिल्कुल टू द पॉइंट मैंने इसको पॉइंट बना करके लिखा हुआ है, रट डालो और कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कि नंबर 1 हमारे पास एलीन होनी चाहिए, एलीन में इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होने चाहिए, और इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होने के बाद अगर टर्मिनल मींस किनारे के कार्बन से दो डिफरेंट ग्रुप्स अगर अटैच होते हैं तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होती है और ऐसी एलीन्स ऑप्टिकली एक्टिव होती है। क्लियर हो गया? पॉइंट नंबर, अगर हम बी पॉइंट्स को थोड़ा लिखें, मैं इसको थोड़ा पहले मिटा के अलग से लिख रहा हूं। देखो, अगर हम सेकंड केस बनाएं, इसका अगर हम सेकंड केस बनाएं और सेकंड केस में क्या लिखें? इफ एनीवन और बोथ, या तो किसी एक पर या दोनों पर, इफ एनीवन और बोथ टर्मिनल कार्बन have same type of group, same type of groups, then such type of then such type of alene will be optically inactive। ये बच्चों आप याद रखो कि अगर हमारी एलीन्स में इवन नंबर ऑफ कार्बन है और टर्मिनल पर सेम टाइप ऑफ ग्रुप है, ए और ए, या फिर बी और बी, या फिर यहां पर सी सी, या फिर डी डी, कोई भी एक कार्बन पर सेम ग्रुप हो या दोनों पर सेम ग्रुप हो तो वो एलीन्स ऑप्टिकली इनएक्टिव होगी, क्योंकि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पाया जाएगा, तो वो ऑप्टिकली क्या हो जाएगी? इनएक्टिव हो जाएगी। एक बात हो गई। अब एक और केस आता है, यहीं लिख के दे रहा हूं मैं, यहां पर केस नंबर 2 है, ये केस नंबर 2 है, ये हमारा केस नंबर 2 है। अभी बात किसकी हो रही थी? एलीन्स हैव इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। अब हम क्या लिखेंगे? एलीन्स हैव odd number of double bond, odd number of double bond if allenes have odd number of double bond will be always optically inactive। अगर ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है तो टर्मिनल पर कौन सा ग्रुप लगा है डजेंट मैटर। अगर ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, ऑड नंबर का मतलब 3, 5, 7, 9, अगर ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ ग्रुप दैट अटैच टू द टर्मिनल कार्बन, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सा ग्रुप अटैच है,
वो एलीन ऑप्टिकली इनएक्टिव होगी क्योंकि उस एलीन में प्लेन ऑफ सिमेट्री पाया जाएगा। देखो, पहला डबल बॉन्ड एक्स वाई प्लेन में बनेगा, दूसरा जो प्लेन होगा वो वाई जेड प्लेन में बनेगा, तीसरा जो डबल बॉन्ड होगा उसमें एक्स वाई प्लेन में बनेगा। तो पहला प्लेन और आखिरी प्लेन जब सेम डायरेक्शन में रहेगा तो वहां पर जो उससे अटैच ग्रुप होंगे जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर रहते हैं वो सेम प्लेन में आ जाएंगे। तो जब आप उस सेम प्लेन को लेकर के एलीन्स को कट करोगे तो ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा सेम टाइप दिखाई देगा। दैट मीन्स वहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई देगी और वो एलीन्स ऑप्टिकली क्या होती है, इनएक्टिव होती है। तो आपको बच्चों याद रखना है, नंबर 1 डबल बॉन्ड कॉन्जिक्यूटिव पोजीशंस पर अगर हो, लगातार डबल बॉन्ड हो, तब हम उसको क्या बोलेंगे, एलीन। और उस एलीन में अब हमको चेक करना है क्या एलीन में ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है। ऑड नंबर का मतलब समझते हो, 3 5 7 9, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगी। अगर इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकती है। अब डिपेंड करता है कि टर्मिनल कार्बन पर जो ग्रुप लगे हुए हैं वो कैसे हैं। अगर वो टर्मिनल कार्बन पर जो लगे हुए ग्रुप हैं अगर वो डिफरेंट हैं तब तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगी, और अगर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप नहीं लगे हुए हैं तब सेम टाइप ऑफ ग्रुप लगे हुए हैं तब फिर वो क्या होगी, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगी क्योंकि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने के लिए मिलेगी। तो बच्चों, एलीन्स में जो कुछ भी समरी थी वो मैंने आपको समराइज करने की कोशिश करी। बच्चों, अगर आपने इतनी चीज को सीख लिया तो एलीन का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना है, आप इससे बेफिक्र रहो। और अगर आपको एलीन समझ में आ गया तो आप ये समझ लेना कि स्पाइरो कंपाउंड आपकी मुट्ठी में है। स्पाइरो कंपाउंड का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना है क्योंकि जो नियम हमने एलीन पर लगाया वही नियम हम स्पाइरो कंपाउंड्स पर लगाएंगे। और जब एलीन और स्पाइरो दोनों समझ में आ जाएंगे तो एलीन और स्पाइरो को मिक्स करके अगर हम क्वेश्चंस डेवलप करेंगे तो उस पर भी क्या लगेगा, सेम रूल लगेगा। मींस कौन ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ये चीज आप आराम से निकाल ले जाओगे। ठीक है, यहां एक बात मैं और बता दूं कि जो हमारी एलीन इवन नंबर डबल बॉन्ड कंटेन करती है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मींस सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म को शो नहीं करती है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, जिसमें इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, एलीन्स में अगर क्या है, इवन 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 नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, ये क्या होगा, डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ध्यान से समझना बच्चों, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेगा। कौन, ऐसी एलीन जिसमें इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है। अगर ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, अगर ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है तो फिर यहां पर क्या होगा, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, जो हमारी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो प्रदर्शित होगी, वो प्रदर्शित होगी अगर ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है। इसका मतलब सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म जो है वो यहां पर प्रदर्शित करी जाएगी, दिखाई जाएगी अगर ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है। तो आप बताओ, अगर हम आपसे पूछे कि एलीन्स शो स्टीरियो आइसोमेरिज्म, अगर हम आपसे पूछे क्या एलीन्स जो है वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करती हैं, तो आप बोलोगे हाँ करती हैं। भाई अगर
ऑप्टिकल नहीं करेंगे तो ज्योमेट्रिकल करेंगे, ज्योमेट्रिकल नहीं करेंगे तो ऑप्टिकल करेंगे, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल दोनों को ही तो स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि जिसमें इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड रहेगा वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म मींस सिस ट्रांस शो नहीं करेंगी, और जिसमें ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड रहेंगे वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म मींस सिस ट्रांस को शो करेंगी। ठीक है, चलो खैर ज्योमेट्रिकल वाला पार्ट हमारा इंपॉर्टेंट नहीं था, हमारा पार्ट मेन था ऑप्टिकल वाला, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं और आपसे पूछते हैं कि आप बताओ कि इनमें से कौन सी एलीन्स जो है, कौन सी एलीन्स जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगी। मैंने आपको कुछ विकल्प दिए दिए हुए हैं, ध्यान से देखना। ये पहला विकल्प है, दूसरा विकल्प है, ये तीसरा विकल्प है हमारा। ये बच्चों ये मैंने आपको 4 चॉइसेस दे के रखी हैं और आपसे पूछा है कि आप बताओ कौन सी एलीन जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगी और कौन सी नहीं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। अब बच्चों सबसे पहले तो ये देखो, क्या ये सारी एलीन है? बोलोगे डबल 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 डबल, सब डबल कंसेक्यूटिव पोजीशन में है, तो ये सब एलीन्स हैं। अब चेक करो कि इवन है या ऑड है, क्योंकि ऑड वाली तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होती हैं। गिनो, एक दो, एक दो तीन चार इवन है, एक दो तीन ऑड है, एक दो इवन है, एक दो तीन चार पाँच ऑड है। तो जो ऑड वाली है वो तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगी, तो इसको तो देखना नहीं है। इवन वाली ऑप्टिकली एक्टिव हो सकती है। अब इवन वाली ये भी ऑप्टिकली एक्टिव हो सकती है, तो अब हम क्या देखेंगे, टर्मिनल पर ग्रुप। ये देखो CH3 है और Cl है, अलग अलग है, और यहाँ क्या है OH और OH सेम ग्रुप हो गया ना, तो ये क्या होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। और यहाँ देखो मैं थोड़ा सा बदल दे रहा हूँ जिससे थोड़ा सा समझा सकूँ। यहाँ हमने फॉर एग्जांपल Br ले लिया। अब देखो यहाँ पर इवन नंबर है, एक तरफ CH3 एक तरफ Br, एक तरफ Cl एक तरफ H, तो दोनों ग्रुप जो हैं वो डिफरेंट हैं टर्मिनल पर, तो ये क्या होगा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये क्या होगा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। बाकी सब क्या होंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। तो बच्चों एलीन्स के क्वेश्चंस आपको बड़े आराम से करने आ जाएंगे। एलीन्स को आप कर लीजिएगा, जितना भी उसका की पॉइंट था जिससे क्वेश्चंस होते हैं मैंने सारे लिख दिए हैं और आपको बता दिए। ठीक है, अब एलीन्स के बाद हम बात करते हैं किसकी, स्पाइरो, स्पाइरो कंपाउंड्स की। बच्चों स्पाइरो कंपाउंड्स क्या होते हैं, अगर दो रिंग एक कार्बन से जुड़ी हुई हैं, ध्यान से समझना, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक रिंग है और इससे एक और रिंग जुड़ी हुई है, ये तो ये वाला कार्बन देखो एक कार्बन पॉइंट है, इस कार्बन पॉइंट से हमारी दो दो रिंग जुड़ी हुई है। तो जब कभी भी ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दे कि दो रिंग आपकी जुड़ी हुई है और दो रिंग एक कार्बन से अटैच्ड हैं, अब वो दो रिंग में कितने कार्बन है इससे फर्क नहीं पड़ता है। हो सकता है एक पर 6 कार्बन की रिंग और जो दूसरी रिंग है वो 5 कार्बन की हो सकता है 3 कार्बन की रिंग और जो दूसरी रिंग है वो भी कितने कार्बन की 3 कार्बन की या हो सकता है एक रिंग आपकी
4 कार्बन की हो और जो दूसरी रिंग है वो मान लिया 5 कार्बन की है, तो इन सब कंपाउंड्स को अपन लोग क्या कहते हैं? स्पायरो कंपाउंड्स। ध्यान से समझना। अब स्पायरो कंपाउंड्स में जरूरी नहीं है कि 2 रिंग हो, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं, 6 हो सकती हैं। रिंग है, जुड़ती चली जा रहे हैं। जैसे मान लो ये देखो, ये हमारे पास एक कंपाउंड है, ये कैसा कंपाउंड है? स्पायरो कंपाउंड है। तो आप स्पायरो कंपाउंड को समझ गए होंगे कि 2 रिंग जुड़ी है मगर एक कार्बन से दोनों रिंग आपस में जुड़ी हुई हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को अपन लोग क्या कहते हैं? स्पायरो कंपाउंड। अब स्पायरो कंपाउंड्स में जो रिंग की संख्या है वो 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, रिंग कितनी भी हो सकती हैं, मगर एक कार्बन से वो रिंगें आपस में जुड़ी होनी चाहिए, तब हम उनको स्पायरो कंपाउंड्स कहेंगे। तो स्पायरो में ठीक सेम टू सेम रूल चलता है। जैसे अपन लोगों ने डबल बॉन्ड में क्या कहा था? अगर 2 डबल बॉन्ड है तो एक एक्स वाई प्लेन में होगा तो एक वाई जेड प्लेन में होगा, एक एक्स वाई प्लेन में होगा तो एक वाई जेड प्लेन में होगा, एक एक्स वाई प्लेन में होगा तो एक वाई जेड प्लेन में होगा। उसी तरह से स्पायरो कंपाउंड्स में होता है। स्पायरो कंपाउंड्स में जो रिंग होती है वो एक तरह से डबल बॉन्ड की तरह ट्रीट करती है। मतलब ये एक्स वाई प्लेन में है तो एक वाई जेड प्लेन में है, ये एक्स वाई वाई जेड, एक्स वाई वाई जेड। तो इस तरह से जो एलीन की प्रॉपर्टीज थी वही प्रॉपर्टीज यहां देखने के लिए मिलती है। मतलब ऐसे स्पायरो कंपाउंड्स जिसमें इवन नंबर ऑफ रिंग्स मौजूद रहती हैं। ध्यान से समझना, ऑल दोज स्पायरो कंपाउंड्स विच हैज इवन नंबर ऑफ रिंग्स, अगर इवन नंबर ऑफ रिंग उसमें रहती है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हैं। तो वो क्या होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हैं। किस बात पे डिपेंड करेगा? किस बात पे डिपेंड करेगा? कि जो रिंग हमारे पास है, जैसे मान लो ये हमारे पास स्पायरो कंपाउंड्स है, ये एक स्पायरो कंपाउंड्स है। अब डिपेंड करेगा कि जो लास्ट वाला कार्बन है, टर्मिनल वाला कार्बन है, इससे जो ग्रुप लगे हुए हैं ये ग्रुप कैसे होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। ये ए है, ये बी है, या फिर ये ए है और ये बी है। तो सेम एलीन का केस है। अगर स्पायरो कंपाउंड्स में इवन नंबर ऑफ रिंग मौजूद हैं और टर्मिनल पर जो ग्रुप अटैच हैं वो ग्रुप कैसे हैं? डिफरेंट हैं, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर वो ग्रुप सेम है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अगर हमारे स्पायरो कंपाउंड्स में रिंग की संख्या इवन की जगह ऑड है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, फिर चाहे कोई भी ग्रुप किनारे पर क्यों ना लगे रहे। आई थिंक आपको पूरा पार्ट समझ में आ गया होगा। ये स्पायरो कंपाउंड्स की ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। मैंने पूरी आइसोमेरिज्म को पॉइंट्स में समेट के रख दिया है, ध्यान से समझना। पहले नंबर पर स्पायरो कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो आप बोलोगे जब रिंग वाले कंपाउंड्स एक पॉइंट पर या एक कार्बन कॉमन कार्बन से जुड़े होते हैं तो ऐसे कंपाउंड्स को हम स्पायरो कंपाउंड्स कहते हैं। स्पायरो कंपाउंड्स में रिंग की संख्या 2, 3, 4, 5 कितनी भी हो सकती है। अब हम बात कर रहे हैं स्पायरो कंपाउंड्स की ऑप्टिकल एक्टिविटी की। ऑप्टिकल एक्टिविटी को समझने से पहले हम आपको बता दें कि जो स्पायरो कंपाउंड्स होते हैं इनमें जो रिंग्स होती हैं वो सेम प्लेन में नहीं होती हैं बल्कि डिफरेंट प्लेन में होती हैं। एक एक्स वाई प्लेन में है रिंग तो दूसरी वाई जेड में है, फिर एक्स वाई में है तो दूसरी वाई जेड में है। तो रिंग में प्लेन्स की संख्या या जो रिंग है उनके प्लेन्स अलग अलग होते हैं, तो वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर सकते हैं। अब ये डिपेंड किस बात पे करता है कि स्पायरो कंपाउंड्स में रिंग कितनी है। अगर इवन नंबर ऑफ रिंग मौजूद है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। अगर इवन नंबर ऑफ रिंग मौजूद नहीं है, ऑड नंबर है, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव ही होगा क्योंकि वो सेम प्लेन में होगा, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी। अगर इवन नंबर ऑफ रिंग मौजूद है तो उसमें 2 केस बनते हैं। अगर टर्मिनल कार्बन पर, किनारे के कार्बन पर जो अटैच्ड ग्रुप है अगर वो डिफरेंट हैं तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर सेम ग्रुप उसमें मौजूद मिले तो वहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, वो ऑप्टिकली क्या हो जाएगा? इनएक्टिव हो जाएगा।
पूरा का पूरा सेम का सेम टू सेम आपकी लैंग्वेज है। ये जो लैंग्वेज है इसमें जहां एलीन लिखा है वहां स्पाइरो कर देना, जहां एलीन लिखा है वहां क्या कर देना, स्पाइरो। तो आपका पूरा का पूरा लैंग्वेज यहां पर आपका बन जाएगा और यही लैंग्वेज आप स्पाइरो कंपाउंड्स में यहां लिख लीजिएगा। स्पाइरो की ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सेम टू सेम एलीन्स की तरह है, आपको आ जाएगी। ठीक है। अब बच्चों हम बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ कंपाउंड्स की। थर्ड टाइप ऑफ कंपाउंड्स कैसे होते हैं? बाइफेनल्स। क्या होते हैं? बाइफेनल्स कंपाउंड्स। देखो बच्चों, अगर हमारे पास दो बेंजीन रिंग है, ध्यान से समझना। हमारे पास क्या है? दो बेंजीन रिंग है। ये एक बेंजीन रिंग है और इससे एक बेंजीन रिंग और जोड़ दी। इसको अपन लोग कहते हैं बाइफेनल कंपाउंड्स। ठीक है, ध्यान से समझना। बाइफेनल कंपाउंड्स कैसे होते हैं? प्लेनर होते हैं। ध्यान से समझना, कैसे होते हैं? प्लेनर होते हैं, मीन्स ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। मगर जब बाइफेनल कंपाउंड्स की जो ऑर्थो पोजीशन है, इस ऑर्थो पोजीशन से बल्कि ग्रुप अटैच होते हैं। बल्कि ग्रुप मतलब हैवियर ग्रुप। हैवियर ग्रुप कोई भी हो सकता है। ये टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लिख दिया, COOH लिख दिया, यहाँ पर COOH लिख दिया और यहाँ पर क्या लिख दिया? टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप। हैवियर ग्रुप, बल्कि ग्रुप अगर ऑर्थो पोजीशन पर लगे होते हैं तो इन ग्रुप्स के बीच में क्या होता है? रिपल्शन। और रिपल्शन होने की वजह से जो बाइफेनल जो रिंग है, रिपल्शन होने की वजह से वो घूम जाती है इस तरह से। तो एक का प्लेन हो जाएगा क्षैतिज, एक का हो जाएगा वर्टिकल। 90 डिग्री एंगल के आसपास घूम जाती है रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए। तो ये वही सिचुएशन बन गई कि एक क्षैतिज प्लेन है और एक वर्टिकल प्लेन है। तो अब हम क्या देखेंगे कि ये जो ग्रुप है, ऑर्थो पोजीशन पर जो ग्रुप है, ये ग्रुप और ये ग्रुप कैसे होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। अगर ये ए है तो बी है। और यहां पर भी ग्रुप क्या होना चाहिए? ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप भी कैसा होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। मतलब जो बाइफेनल में जो दो रिंग है, उन दोनों रिंग की जो ऑर्थो पोजीशन है, अगर उन ऑर्थो पोजीशन पर लगे हुए ग्रुप्स कैसे हैं? डिफरेंट हैं, तो वो क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर दोनों ग्रुप कैसे हैं? सेम है, तो उसमें फिर क्या देखने के लिए मिल जाएगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री। और प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से वो क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ध्यान से सुनना, पहला काम है कि अगर दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़ी हैं तो उसको हम बोलेंगे बाइफेनल्स। बाइफेनल कंपाउंड्स में अगर कोई भी ग्रुप अटैच नहीं है, नॉर्मल बाइफेनल है, तो वो प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। मगर जब हम ऑर्थो पोजीशंस पर बल्कि ग्रुप लगाते हैं, हेवियर ग्रुप लगाते हैं दोनों बेंजीन रिंग पर, हेवियर ग्रुप लगाते हैं ऑर्थो पोजीशंस पर, तो वहां रिपल्शन की वजह से वो जो प्लेनरिटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। एक क्षैतिज रह जाता है, एक वर्टिकल हो जाता है। तो वो एलीन टाइप का जो स्ट्रक्चर है वो दिखाई देने लगता है। अब एलीन टाइप में क्या देखा था कि अगर ग्रुप अलग अलग हैं तो सिमेट्री नहीं होगी। तो वही ऑर्थो पोजीशंस पर जो दो ग्रुप हैं उनको चेक कर लो, अगर वो दोनों ग्रुप कैसे हैं? सिमिलर हैं, तो वहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री डेवलप हो जाएगी, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अगर वो दोनों ग्रुप अलग अलग हैं तो वो क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इस तरह से बाइफेनल्स की ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को जो समरी थी वो मैंने आपको बता दी। बच्चों समरी मैंने आपको बता दी, क्वेश्चंस करोगे तो आपको खुद ही सारी चीज़ें रिपीट होते हुए दिखेंगी। मैंने आपको पूरी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। अब बच्चों यहाँ चीज़ पूरी हो गई। अब 5 मिनट में मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक और रिकॉल कर दे रहा हूँ, उसको बोलते हैं कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। बच्चों ध्यान से सीखना, इसमें ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं है।
बताने के लिए तो बहुत कुछ है इसमें, ठीक है, मगर अब एक्चुअली मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि जितने क्वेश्चंस आते हैं वो 2 मिनट में आप लोग कर लोगे, थोड़ा सा अगर आप सीख लो। देखो कन्फर्मेशंस क्या होते हैं, जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ध्यान से समझना, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड से जो ग्रुप लगे होते हैं वो फ्रीली मूव कर लेने लगते हैं, और इसको बोलते हैं फ्री रोटेशन। और जब फ्री रोटेशन बनता है तो एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, दूसरा तीसरे में, तीसरा चौथे में, चौथा पांचवें में, तो कई सारे फॉर्म्स आपको मिलते हैं, कई सारे रूप आपको मिलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कन्फर्मर्स। और कन्फर्मर्स जो होते हैं उनसे रिलेटेड जो आइसोमेरिज्म होती है उसको बोलते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। अब बच्चों इसको समझने के लिए हम आपको 2 स्ट्रक्चर्स लेते हैं। देखो बच्चों, हमारे पास एक कंपाउंड है CH4, जिसको अपन लोग कहते हैं मीथेन। ध्यान से सीखना, ये हमारे पास है मीथेन। दूसरा है हमारे पास इथेन, और तीसरा है प्रोपेन, और फिर है ब्यूटेन। मैं डायरेक्टली ब्यूटेन बना रहा हूँ, प्रोपेन तो इसी जैसी बनेगी तो बना लोगे आप, तो उसमें दिक्कत नहीं है। हमारे पास है ब्यूटेन। आपसे पेपर में ब्यूटेन के कन्फर्मर्स के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। अब बच्चों कन्फर्मर्स बनाने के लिए अपन लोग पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखते हैं। देखो मीथेन में तो एक ही कार्बन है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक कार्बन उससे 4 H अटैच कर दिए, ये एक H, दूसरा H, तीसरा H, चौथा H, ये हो गया H, मीथेन का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम बात करें अगर इथेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, तो बच्चों कन्फर्मर्स बनाने के लिए हम जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं वो न्यूमैन प्रोजेक्शन को ड्रॉ करते हैं। न्यूमैन प्रोजेक्शन को ड्रॉ करने के लिए तरीका क्या है कि एक कार्बन को पॉइंट से दिखाओ और दूसरे कार्बन को गोले से दिखाओ। ये पॉइंट एक कार्बन है और ये गोला दूसरा कार्बन है, ये पॉइंट एक कार्बन है और ये गोला दूसरा कार्बन है, और इसके बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। ध्यान से समझना, ये पॉइंट एक कार्बन है और इसके पीछे की तरफ ये गोला दूसरा कार्बन है, और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। तो ये 2 कार्बन को इंडिकेट कर रहे हैं। अब आप बताओ, इस वाले कार्बन को हमने पॉइंट से दिखाया था, इस वाले कार्बन से कितने H जुड़े हुए हैं, 3, तो आपने कहा एक H, दूसरा H, तीसरा H। अब जो बगल वाला गोला था उसको दूसरे कार्बन से बताया था, इस पे भी कितने H लगे हुए हैं, 3 H, तो एक H, दूसरा H और तीसरा H। बच्चों ये एक प्रेजेंटेशन है, किसका, इथेन का प्रेजेंटेशन। अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर आपने H को ऐसे ही क्यों लगाया, मत लगाओ, आप इसको ऐसे दिखा सकते हो, ये एक H, ये दूसरा H, ये तीसरा H। अब जो गोले वाला हमारे पास है तो इससे क्या लगाओगे, एक H, दूसरा H और ये तीसरा H। तो इस तरह से 2 सिचुएशंस बन सकती हैं। कहोगे सर आपने क्यों ऐसा दिखाया, कहोगे ध्यान से सुनना, ये वाला जो H है और ये वाला जो H है, इनके बीच का जो एंगल है इसको बोलते हैं डाईहेड्रल एंगल। ये जो वैल्यू है वो कितनी है, 60, और यहां पर ये वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब है यहां H लगा हुआ है तो उसके ठीक पीछे एक और H लगा हुआ है, आमने सामने, एक दूसरे से आमने सामने कर रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्लिप्स्ड। ध्यान से सुनना, इक्लिप्स्ड मतलब ग्रहण, एक दूसरे को ढक लेना, इसको बोलते हैं इक्लिप्स्ड। तो ये इक्लिप्स्ड है, इसमें डाईहेड्रल एंगल कितना है, 0 डिग्री। और अगर इन दोनों के बीच को अगर हम घुमा दें, और कैसे घुमाएं कि इसके और इसके बीच में जो एंगल है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री, 60 डिग्री एंगल बन रहा है, तो इसको हम बोलते हैं स्टैगर्ड। क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड। ध्यान से सुनना, अगर आमना सामना हो गया तो इसको बोलते हैं इक्लिप्स्ड, अगर घूम गया तो इसको क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड। ध्यान से सुनना, क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड।
तो आपने इथेन की दो संरचनाएं बनाई। कहना कि अगर सर 60 डिग्री एंगल ना होता, 50 डिग्री एंगल होता, 40 डिग्री एंगल होता, ऐसा भी तो हो सकता है। तो उसको बोलते हैं स्क्यू फॉर्म। उसको क्या बोलते हैं? स्क्यू फॉर्म। आप समझो, जो मेन पॉइंट हैं वो केवल ये है कि या तो आमने सामने होगा या फिर 60 डिग्री एंगल पर होगा। अगर मान लो 60 से और घूम गया तो फिर एच एच आमने सामने आ जाएंगे, ये वाला एच एच आमने सामने आ जाएगा, ये वाला एच एच आमने सामने आ जाएगा, तो वो कौन सा फॉर्म बन जाएगा? इक्लिप्स्ड। तो इथेन में दो ही फॉर्म बनते हैं, या तो 60 डिग्री या फिर 0 डिग्री। 60 डिग्री को स्टैगर्ड और 0 डिग्री को क्या बोलते हैं? इक्लिप्स्ड। तो दो फॉर्म बनते हैं। जब हम ब्यूटेन की स्ट्रक्चर्स बनाते हैं या ब्यूटेन्स के कन्फर्मर्स बनाते हैं, तो ब्यूटेन को पहले बना के देखो। देखो, ब्यूटेन को अपन लोग इथेन का डेरिवेटिव मानते हैं। देखो, ये हमारे पास एक कार्बन है, मैंने ग्रीन पेन से दिखाया है, और जो दूसरा कार्बन है उसको मैंने ब्लू पेन से दिखाया है। दो कार्बन है, देखो, एक कार्बन ये और एक कार्बन ये। इन दो कार्बन को मैंने दो गोलों से दिखा दिया। अब बताओ, इस वाले कार्बन से दो H हैं और एक CH3 है, तो लगाओ। कहोगे एक CH3, एक H और एक H, ये बन गया। अब जो दूसरा कार्बन है, जो कि मैंने ग्रीन कलर के पेन से दिखाया है, जो दूसरा कार्बन है, उस दूसरे कार्बन से भी दो H हैं और एक CH3 है, तो देखो एक H, एक और H और ये CH3। आप बताओ, ये जो स्ट्रक्चर है वो किसका है? ब्यूटेन का। अब इस ब्यूटेन में आप इसको चेक करो, ये CH3 है और ये CH3 है, इनके बीच में अभी एंगल कितना है? आप कहोगे 180। तो 180 में इनके बीच की जो दूरी है वो मैक्सिमम है। इसको अपन लोग बोलते हैं एंटी फॉर्म। मतलब जो इसका जो ये कॉन्फॉर्मर्स है, इसका नाम है एंटी। ठीक है। अब देखो, एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है। एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है कि जब फ्री रोटेशन होगा, जब फ्री रोटेशन होगा तो हो सकता है ये CH3 अपनी जगह को बदल दे, ये CH3 अपनी जगह को बदल दे। कहोगे सर कैसे बदल दे? घूम जाएगा। घूमने के बाद आप देखो, एक कार्बन की स्थिति हमने नहीं बदली, ये जहां था वहीं है, ये स्थिति बदल गई। अब आप बताओ, यहां पर जो डाइहेड्रल एंगल है वो कितना हो गया? 60 डिग्री। ठीक है। और यहां पर जो डाइहेड्रल एंगल था वो कितना था? 180 डिग्री। ये देखो, ये जो एंगल था वो कितना था? 180 डिग्री। तो बच्चों, ये जो स्थिति है, कौन कौन सी स्थिति? 60 डिग्री वाली, ठीक है, या फिर जो 180 वाली है, इसको हम बोलते हैं गॉच, गॉच फॉर्म। एक होता है एंटी, दूसरा होता है गॉच। तीसरी सिचुएशन क्या बन सकती है कि ये CH3 के ऊपर आ जाए, इस तरह से। ध्यान से समझना, ये हमारा, ये तो फिक्स है, इसको तो हमें कोई चेंज नहीं करना है। CH3 यहाँ, H और H, इसको तो कोई चेंज नहीं करना है, जैसा था वैसा बनाओ। जो ग्रीन कलर का गोला था, इसकी पोजीशन हमने चेंज कर दी, इसकी हमने क्या कर दी? पोजीशन चेंज कर दी। और पोजीशन चेंज करने के बाद हम क्या ले आए? ये CH3 को यहां लाए, H को यहां लाए और H को यहां लाए। आप बताओ, अब एंगल कितना हो गया? तो अब एंगल तो पास पास आ गया, तो 0 डिग्री एंगल हो गया। तो जब 0 डिग्री एंगल हो जाता है तो इसको बोलते हैं एक्लिप्स फॉर्म। तो बच्चों, तीन तरह के फॉर्म होते हैं, एंटी, गॉच, एक्लिप्स्ड। जो
ग्रुप्स को आमने सामने लेके आते हैं, वो एक दूसरे को ढक लेते हैं, उसको बोलते हैं इक्लिप्स्ड। अगर ये CH3 यहाँ की जगह यहाँ आ जाता तो इसके बीच में एंगल जरूर 120 डिग्री हो जाता, मगर वो H के तो सामने रहता। तो यहाँ CH3 के ऊपर आ गया तो उसको बोलते हैं फुली इक्लिप्स्ड। अगर ये CH3 इधर आ जाता तो उसको बोलते पार्शियली इक्लिप्स्ड। और ये एंटी पोजीशन है, ये गॉच पोजीशन है, ठीक है। तो बच्चों सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सा होता है? एंटी। उसके बाद कौन सा फॉर्म होता है? गॉच। उसके बाद कौन सा फॉर्म होता है? पार्शियली इक्लिप्स्ड। और सबसे ज्यादा अनस्टेबल फॉर्म कौन सा होता है? इक्लिप्स्ड। तो बच्चों ये कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। एक्चुअली मैं इसके लिए सेपरेट क्लास नहीं लेना चाहता था, तो ये मैंने कुछ चीज़ें बनाने की कोशिश करी हैं, थोड़ा सा ब्रीफ में बताने की कोशिश करी। एक्चुअली ये इतनी बड़ी क्लास है कि आराम से एक क्लास में मैं आपको ये पढ़ा सकता हूँ और बहुत सारी चीज़ें इसमें बताने के लिए है, बट थोड़ा सा मैंने यहाँ बताने की कोशिश करी है। आप इतने से ही अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कर ले जाओगे और मुझे पता है कि अब आपके कोई भी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आइसोमेरिज्म का पेपर में आए और आप उसको अटेम्प्ट ना कर पाओ। हाँ, अब वो अलग बात है कि कुछ एक क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी होते हैं, कुछ अलग ही तरह का कॉन्सेप्ट लगता है, तो वो सब चीज़ आप तभी सीख पाओगे जब आप क्वेश्चंस को करोगे। जितने क्वेश्चंस करोगे, जितनी ट्रिक्स को आप ऑब्जर्व करोगे, उतना बढ़िया आप लोगों का अप्रोच डेवलप होगा। तो फिलहाल अब हम यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट मानते हैं कि मैंने आइसोमेरिज्म आपको पूरी तरह से डिस्कस कर दी है। अब बच्चों जो हमें टॉपिक पढ़ने हैं उसमें अब हम लोगों को मैकेनिज्म टॉपिक की तरफ जाना है। मैकेनिज्म टॉपिक एक बहुत बड़ा टॉपिक ये भी है जिसमें हम लोग सबसे पहले बॉन्ड क्लीवेज या बॉन्ड फिशन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड देन उसके बाद हम लोग टाइप ऑफ रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में बात करेंगे। तो अभी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत लंबा टॉपिक पढ़ने के लिए है, बट वो टॉपिक सिस्टमेटिक है, बड़े सीक्वेंस से हम लोग चलेंगे और इसकी थ्योरी को अच्छे तरीके से कवर करेंगे। साथ में हम कुछ क्वेश्चंस को भी लगाने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियोस को पूरा देखें, अपने नोट्स बनाएं, क्वेश्चंस करें और अगर कोई डाउट्स है तो पूछें, जिससे पता चले कि आपके दिमाग में कौन से क्वेश्चंस चल रहे हैं। जितना आप करोगे उतना बढ़िया आपको आएगा और ये सारी की सारी डिपेंड करती है प्रैक्टिस पर। केमिस्ट्री अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आपके 100 में 100 नंबर या पूरे में पूरे नंबर लाने के लिए ये सब्जेक्ट बना होता है। आप अच्छे से पढ़ोगे तो आप अच्छा पेपर में करोगे। इसी सब उम्मीद के साथ मैं यहाँ पर आइसोमेरिज्म को गुड बाय कहता हूँ और अब हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म की तरफ आगे बढ़ेंगे और मैकेनिज्म वाले सेक्शन को हम नेक्स्ट क्लास से कवर करना स्टार्ट करेंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अब अगली क्लास में आपसे जल्दी मुलाकात होगी।